Good morning class. This is your social studies class for class 7th. So in previous video we had completed our chapter number 3, our changing earth. So in today class we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, air on the move, which is given on page number 22. So take out your book and come on page number 22. Here is your page number 22, and in this page chapter 4 is given. Name of the chapter is air on the move, मीन्स जो हवा है उसकी चाल कैसी होती है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल स्टडी की गई है। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कंटेंट्स हमको इसमें पढ़ने हैं। एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट, विंड्स। ठीक, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारा पर्यावरण है। ठीक है, जो हमारा वातावरण है उसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो एक्चुअली एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, एक हवा की लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसी के लिए ब्लैंकेट ऑफ एयर टर्म्स का यूज़ किया जाता है, मतलब एक हवे का कंबल या हवे की चादर पूरी जिससे पूरा पृथ्वी घिरा हुआ है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ऑल्दो द एटमॉस्फेयर इज द ओनली डोमेन ऑफ द अर्थ दैट इज इनविजिबल टू अस। एक इकलौता डोमेन ये है, एटमॉस्फेयर है अर्थ का, जो कि हमें दिखता नहीं है। बाकी लिथोस्फीयर हुआ, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हमें दिखता है। लिथोस्फीयर जो प्लेन सरफेस है वो हमें दिखता है। हाइड्रोस्फीयर वाटरी एरिया जो इतने हैं पोर्शन हैं वाटर बॉडीज़ वो उसमें आते हैं, वो भी हमें दिखती हैं। बायोस्फीयर जहाँ पे ये सारे मिल के रहते हैं तो बाकी चीज़ें हमें दिखती हैं, बस एक एटमॉस्फेयर जो है वो हमें नहीं दिखता है। लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्या है, जीवन स्थापित हुआ है इस ग्रह पे। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारी पृथ्वी पे रुका हुआ या उस पर उसको घेरे हुए क्यों है? क्योंकि अर्थ द्वारा एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके द्वारा ये हमारे पृथ्वी से अट्रैक्ट हुए पड़े हैं, मतलब इससे मतलब सटे हुए हैं या इस पर हैं। ठीक है, इसकी एक लेयर इस पे स्थित है। अब एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर मीन्स क्या हुआ? जो हवा है सारी, तो हवा में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी ना, तो वो क्या होते हैं, उनका मिश्रण। एटमॉस्फेयर किन मिश्रणों से मिलके बना है वही हम कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी। जो एयर एटमॉस्फेयर में होते हैं वो जो हैं कई सारे गैसेस के मिश्रण होते हैं और हर गैसेस का अपना अलग अलग परसेंटेज होता है मिक्सिंग का। ठीक है, इनका कंपोजिशन, इनकी मात्रा सेम नहीं होती है और समय समय पे इसमें चेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे जगह चेंज होती है वैसे वैसे इनका मिश्रण का जो कंपोजिशन है वो भी चेंज दिखता है। जो मेन फीचर्स हैं कंपोजिशन के एटमॉस्फेयर के वो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, उनकी विशेषताएं दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आप एक बार पाई चार्ट में समझ लो एयर का कंपोजिशन। ये पाई चार्ट है, ठीक है, जो सर्किल में ऐसे परसेंटेज को शो करता है, अलग अलग चीज़ों के परसेंटेज को, वो पाई चार्ट होता है। तो आप देख रहे हो इस पोर्शन में सबसे अधिक पोर्शन किस कलर में है? ग्रीन कलर। और वो किस गैस को शो कर रहा है? नाइट्रोजन। मीन्स नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक परसेंटेज कवर किए हुए है अर्थ पे, और वो कितना परसेंटेज है? तो वो है 78%। ठीक, 78% के बाद से आप देख रहे हो स्काई ब्लू कलर का पोर्शन जाते हैं। ये क्या है? हमारा ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है, जो कि 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन। अब इसके बाद से जो 1% बच रहा है उसी में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी अदर गैसेस का मिश्रण होता है। ठीक, मीन्स सबसे अधिक कौन है? नाइट्रोजन, आफ्टर दैट ऑक्सीजन। ठीक, तो ये मेन गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं।
तो चलिए इसके फीचर्स पढ़ते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फेयरली यूनिफॉर्म अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी से 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, मतलब जो गैसेस के परसेंटेज हैं वो लगभग सेम होते हैं। ठीक, द टू मेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, जो दो मेन गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में वो कौन है, अभी आपको समझाया, वो कौन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%, मैक्सिमम परसेंटेज कंटेन किया हुआ है। ऑक्सीजन कितना है, 21%। इसके अलावा अदर गैसेज जो एटमॉस्फेयर में हैं वो कौन कौन से हैं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, ये सारे जो हैं लगभग 1% के अंदर में ही, ये सारे जो 1% गैस बच रही है उसमें ये सारे आते हैं। 1% कैसे बच रही है, 78 + 21 कितना हो रहा है, 99%, और टोटल 100% होता है, तो 1% हमारे पास बचा ना, तो 1% में ही ये सारे गैसेस होती हैं। The atmosphere, particularly in the lower layer, contain water vapor and dust particle, which varies not only from time to time but also from place to place. Atmosphere जो होती हैं, जो lower layer की होती हैं, उसमें water vapor भी होता है और कई डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और जो समय समय पे और जगह जगह पे चेंज होते रहते हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी में चेंजेस दिखने लगते हैं। देयर आर ऑल्सो सम इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर केमिकल्स इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर से सबसे करीब जो लेयर्स हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी देखने को मिलती हैं, डस्ट होते हैं, स्मोक, धुआं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई केमिकल पदार्थ भी वहाँ पे मिलते हैं। ठीक, तो ये फीचर्स था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का। अब नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब कंपोजिशन आपको पता चल गया कि एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से मिलकर बना है। अब एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है, क्या ढांचा है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो एटमॉस्फेयर अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है वो कई लेयरों में बटा हुआ है। जो लेयर की थिकनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उस एरिया के, उस डिस्टेंस के टेम्परेचर पे, वहाँ पे एयर प्रेशर कैसे है, और उसकी जैसे जैसे एयर प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अर्थ से एटमॉस्फेयर की ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, देखिए क्या है लेयर्स के बारे में यहाँ पे है। एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू 500 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर 5 लेयरों में डिवाइड हुआ पड़ा है। ठीक है, और ये अप टू 500 किलोमीटर, अर्थ से 500 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर किया हुआ है। ये लेयर्स कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मीसोस्फियर, फोर्थ थर्मोस्फियर, फिफ्थ एक्सोस्फियर। यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, फिर मेसोपॉज आता है, फिर थर्मोस्फियर, दैट आफ्टर दैट एक्सोस्फियर। ठीक है, अब इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा है ट्रोपोस्फियर। ये क्या है, ट्रोपोस्फियर है। यहाँ पे हेडिंग डालना मतलब लोग प्रिंटिंग में छूट गया है, लेकिन ये जो डिटेलिंग है वो ट्रोपोस्फियर के बारे में है। तो ट्रोपोस्फियर क्या है, इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फॉर अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल एंड अबाउट 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर। देखिए ये जो है सबसे एटमॉस्फेयर का सबसे निचला लेयर है, और ये कहाँ तक है, 8 किलोमीटर पोल्स के करीब है और 16 किलोमीटर इक्वेटर से है। ठीक है, इट इज़ द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबसे घना पोर्शन है एटमॉस्फेयर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे जो आपके वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होते हैं वो सारे यहीं पे होते हैं। चाहे वो बादल हुआ, फॉग हो गया, ये फॉग होगा, फॉग नहीं फॉग है, मतलब जो भी आपके धुएं हो रहे हैं या बरसात हो रही है, आंधी है, थंडर हो रहा है, लाइटनिंग, बिजली कड़क रही है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, ये शीत पड़ना हुआ, ओस पड़ना, ये सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। कहाँ पे, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, ये ट्रोपोस्फियर का एरिया है। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। ये जो हैं ट्रोपोस्फियर के ऊपर होते हैं और इनकी हाइट
इक्वेटर से 62 किलोमीटर होती है और पोल से 72 किलोमीटर एट द पोल, और पोल्स पे वो कैसे होते हैं 72 किलोमीटर तक होते हैं। देयर आर हार्डली एनी क्लाउड, यहाँ मुश्किल से कोई क्लाउड्स दिखते हैं, डस्ट या वाटर वेपर इस जोन में बहुत मुश्किल से दिखते हैं, आप कह सकते हो नाम मात्र होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ आपको मिल रही हैं, ट्रोपोस्फीयर में मिल रही हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट वर्टिकली, मतलब लगातार एक बराबर ही होता है। इस जोन में क्या होता है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस जोन में जो है, दिस जोन इज वेरी रिच इन ओजोन, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। द गैस एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, यही ओजोन लेयर जो है हमें सन से निकलने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो सन से निकलती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो यूवी रेज हमें इफेक्ट डाल सकती हैं, कैंसर होने का चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, तो उस रेज से हमें वो प्रोटेक्ट करती हैं। कौन, स्ट्रेटोस्फीयर। और इसी एरिया में आप देखोगे जो भी एरोप्लेन है या जेट हैं उनके मूवमेंट भी होते हैं। ठीक, थर्ड है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर थर्ड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो 80 किलोमीटर हाइट तक होती है। यहाँ का टेम्परेचर जो है स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ हाइट एंड रीचेस अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ हाइट एंड रीचेस, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, चेंज होता जाता है हाइट के साथ साथ, और वो जब 80 किलोमीटर की हाइट तक आप पहुँचोगे तो वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर एज दे एंटर फ्रॉम स्पेस, और जो मेटेरॉइड्स होते हैं, आपको ये चीज़ें पढ़ाई गई है कि जो प्लैनेट्स मूवमेंट करते हैं उसी के बीच में सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, वो जब आपस में टक्कर खाती हैं, उसी में से कुछ जो होती हैं बहुत स्पीडली अर्थ की ओर आती हैं, तो उसी में से कुछ जब स्पेस से वो अर्थ की ओर मूव करती हैं तो वो क्या होती हैं, इतनी स्पीड से आती हैं कि वो बर्न हो जाती हैं। तो वो बर्न किस लेयर में होती हैं, तो वो मीजोस्फीयर की लेयर में बर्न हो जाती हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। फोर्थ है थर्मोस्फीयर। मीजोस्फीयर के ऊपर कौन सा लेयर होता है, थर्मोस्फीयर, और ये 400 किलोमीटर से अबव तक का होता है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है अर्थ सरफेस से। यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है। दिस लेयर कंटेन, इस लेयर में आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं, जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के साथ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, विच आर पार्टिकल डेट रिफ्लेक्ट, यही ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रेडियो वेव्स को अर्थ की ओर रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब वापस भेजते हैं, जिसके वजह से हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। मतलब जो ये अभी हम लोग मोबाइल फ़ोन या किसी चीज़ों से ऐसे वायरलेस चीज़ों से बात कर रहे हैं, वो बस इसी कारण होता है। जो थर्मोस्फीयर में आयंस होते हैं उनके कारण रेडियो वेव्स वापस अर्थ पे आते हैं और जो भी कम्युनिकेशन है वो संभव हो पाता है। और लास्ट हमारा जो लेयर है वो एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर जो है सबसे ऊपरी लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, जहाँ एयर का घनत्व तो बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत पतला होता है। ठीक है, और इसके आउटर लिमिट कुछ नहीं है। और ये क्या होते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, ये स्पेस ब्रह्मांड में जाके मिक्स हो जाते हैं। ठीक, तो ये मेनली 5 लेयर्स हैं। कौन कौन से, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में जो भी क्राउड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब होती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में मेनली आपका ओजोन लेयर जो है वही मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मीजोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ मेटेरॉइड्स इसी पोर्शन में आके बर्न करते हैं। थर्मोस्फीयर में आयंस होते हैं जिसकी वजह से रेडियो वेव्स वापस अर्थ पे जाती हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं, जो सेल फोन से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से एक्सोस्फीयर है। तो एक्सोस्फीयर में हवा बहुत पतली होती है, मतलब बहुत थिन होता है यहाँ का लेयर एयर का, और ये फाइनली जाके आपके ब्रह्मांड में स्पेस में मिक्स हो जाती हैं।
अब इसके बाद से हमारे पास पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का क्या महत्व है, तो क्या महत्व है एटमॉस्फेयर का उसको समझते हैं। द एटमॉस्फेयर इज वाइटल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पृथ्वी पे जीवन के लिए, ठीक है। इसी के कारण अलग अलग प्रकार से हम जीवन कई तरीके से यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है वो एक कंबल की तरह काम करता है पृथ्वी के लिए। ये क्या करता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको ट्रैप करता है, उसको रोकता है, जिसके कारण अर्थ जो है हमेशा जो होती है गर्म होती है। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, जो सन से रेज अर्थ में पड़ती हैं फिर रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो उसको वो रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारा पृथ्वी क्या होता है, गर्म होता है। तो सो इट एंश्योर दैट देयर इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे सही अमाउंट में ऊष्मा है जिससे यहाँ पे जीवन स्थापित हुआ है। If it were not for the protective covering of the atmosphere, all the life forms of Earth would have been either burned during the day or frozen to death during the night. इसमें क्या कह रहा है कि अगर ये एटमॉस्फेयर की लेयर हमारे अर्थ पे नहीं होती तो जो अर्थ पे जिंदगी होती वो कैसी होती, लोग यहाँ दिन के समय में या तो जल जाते और या रात के समय में बर्फ बन के मर जाते, यही होता, ठीक है। इसलिए एटमॉस्फेयर क्या है, वो परमिशन देती है, जो सोलर रेडिएशन होती है उसको परमिशन देती है बायोस्फीयर में एंटर करने के लिए। बायोस्फीयर कौन सा पोर्शन है, जहाँ पे आपको पानी वाली जगह भी मिल रही है, पृथ्वी की सरफेस भी है और एयर भी है, ठीक है, उसको हम बायोस्फीयर मतलब वो एरिया जहाँ हर लाइफ व्यतीत करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वो बायोस्फीयर होता है। साथ ही साथ ये एटमॉस्फेयर जो हार्मफुल रेस को रोकती है, उसी का आपको बताया गया था कि यूवी रेस को रोकती है, और वो कहाँ से रोकती है, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर से रुक जाती है, ठीक। तो ये था एटमॉस्फेयर और उसकी इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट है वेदर। वेदर क्या होता है, तो वेदर देखिए क्या है। अब वेदर मतलब क्या होता है, जो मौसम विभाग होता है, मौसम जो होता है उसी के कहा जा रहा है, ठीक। तो वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम। वेदर जो है एटमॉस्फेयर का कैसा उस समय स्टेट है, किस तरह की कंडीशन है, टेम्परेचर कैसा, ह्यूमिडिटी कैसी है पर्टिकुलर समय पे किसी पर्टिकुलर जगह पे, उसको हम वेदर कहते हैं। इट कंबाइंस टेम्परेचर, इसके अंदर मेनली क्या देखा जाता है पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर जगह के लिए, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर वहाँ पे कैसा है, वहाँ हवा कैसी है, बारिश कैसा है, फिर कंडीशन ऑफ स्मॉल एरिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी छोटे एरिया का छोटे समय के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे नोटिस की जाती है, उसी को हम वेदर कहते हैं। वेदर इज लाइकली टू चेंज क्विकली एंड इज ट्रांजिटरी। वेदर क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी होता रहता है। It take into a consideration the condition of the main element over a short period of time, that is for a week or 10 days. और यहाँ पे जो कुछ चीज़ों को कंसिडर करके एक मेन एलिमेंट को कंसिडर करते हुए कुछ समय के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब एक हफ्ते या 10 दिन का भी एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, जैसे वेदर जो है एक छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर प्लेस के लिए होता है, लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, उन्हीं जगहों का वेदर कंडीशन देखा जाता है, उसका एक टोटल करके एवरेज निकाला जाता है। जैसे हर डे का क्या वेदर कंडीशन है उसका टोटल करके एवरेज निकालना, उस जगह का क्लाइमेट बताया जाता है लॉन्गर पीरियड, मतलब लंबे समय के लिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा वो एक एवरेज वेदर कंडीशन को जानते हुए निकाला जाता है, ठीक है। इट एक्सपीरियंस ओवर अ लार्ज एरिया, ये क्लाइमेट का एक्सपीरियंस लार्ज एरिया पे होता है, जैसे डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे आपको ऐसे इस तरीके से ये पॉइंट्स होते हैं। लार्जर एरिया जो है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रोन, टाइप ऑफ एनिमल्स फाउंड, टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल अडॉप्टेड बाय पीपल एंड डिजाइन ऑफ हाउसेज। क्लाइमेट के वजह से ही पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके के वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, कैसी फसल लगाई जा सकती है, किस तरीके के जानवर वहाँ पाले जा सकते हैं, कैसी लाइफ स्टाइल वहाँ होती है, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, किस तरह के घर वहाँ पे बनाए जाते हैं, ये सब क्लाइमेट
पे ही बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग देखते हैं आप, वहाँ पे अलग अलग जानवर, अलग अलग फल आपको मिलेगा, यहाँ पे अलग मिलेगा, वहाँ के घर अलग होंगे, यहाँ के कई जगह लकड़ियों के घर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए वो चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो मेनली क्लाइमेट क्या है, ये वेदर कंडीशन ही होता है, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और वेदर जो होता है वो पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, कुछ ड्यूरेशन के लिए वो चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगर वेदर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या है, सम ऑफ टोटल ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन, मतलब वेदर कंडीशनों का सम करके उसका एवरेज निकालना है, जो एवरेज आएगा वही क्लाइमेट कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, जो एयर का हॉटनेस या कोल्डनेस, मतलब उनकी जो गर्माहट या ठंडक होती है पर्टिकुलर टाइम पे, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। जो सन जो है मेन सोर्स होता है हीट का, अर्थ पे जो हीट मिलती है, उष्मा मिलती है, उसका मेन स्रोत कौन है, सूर्य है। ठीक है, जो हीट रिसीव की जाती है अर्थ पे, उसी को क्या कहा जाता है, सन से जो हीट मिलती है उन्हें, उसी को सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन कहा जाता है। अर्थ के सारे पार्ट पे जो है एक बराबर हीट नहीं होती, मतलब सारा पार्ट एक बराबर गर्म नहीं होता है, जो उस डिपेंड करता है कि सन की रेस किस पे ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, जो हीट रिसीव होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है, और जैसे जैसे आप पोल की ओर बढ़ते जाते हैं, देखिए ये इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होगी, हीट ज़्यादा हुए, जैसे जैसे आप पोल की ओर जाओगे टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होते जाता है। इसी वजह से क्या है, हमें अलग अलग ये जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, इसी कारण हीट जोन बनाए गए हैं अर्थ पे, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, आपने पढ़ा था, टेम्परेट जोन पढ़ा था ना, वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। टॉरिड जोन है सबसे हॉटेस्ट जोन जो होता है, जो इक्वेटर वाला होता है, टेम्परेट जोन ये एरिया होता है, और फ्रिजिड जोन ये येलो पोर्शन वाला होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब पूरे ग्लोब में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उसके बारे में बताया जाए, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। तो अर्थ जो है वो 3 हीट जोन्स में डिवाइड है, डिपेंड वो किसके अकॉर्डिंग है, जो इंसोलेशन रिसीव, जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव हो रही है अर्थ में, उसके अकॉर्डिंग ही अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टॉरिड जोन, सेकेंड टेम्परेट जोन, और थर्ड क्या है, फ्रिजिड जोन है। ठीक है, डायग्राम को आप देखेंगे तो वो बाउंड्रीज उनकी ध्यान रहेगी और सारी चीज़ें, ये मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया हुआ है। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेनली है, जो कि आपने क्लास 6 में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आर्कटिक सर्किल। सिमिलरली इधर सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल, ये इक्वेटर है, इसको हम ईस्ट कहेंगे, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इक्वेटर के नॉर्थ पोल से बीच का जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, इक्वेटर से साउथ के बीच का पोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो जो टॉरिड जोन है वहाँ पे रेज सन की डायरेक्टली पड़ती हैं, इसलिए सबसे गर्म जोन होता है। और फ्रिजिड जोन जो होता है वहाँ पे बहुत ही कम रेस पड़ती हैं, स्लैंटिंग मतलब क्रॉस करते हुए, ऐसे क्रॉस करते हुए रेस पड़ती हैं, जिसके वजह से ये रीजन बहुत ठंडा होता है। और टेम्परेट जोन जो होता है वो ना ही बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है। तो देखिए ये जो पोर्शन है, जो डार्क ग्रीन थोड़ा दिख रहा है, ये पोर्शन आपका कैसा पोर्शन, कौन सा जोन होता है, टॉरिड जोन होता है। इसके बाद ये लाइट ग्रीन, ये कौन सा जोन होगा, टेम्परेट जोन होगा। और जो आपका और लाइट पे है उसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, मतलब जो येलो पोर्शन है, मतलब ये सबसे ठंडा होगा, फिर यहाँ पे ना ज़्यादा ठंडक होगी ना ज़्यादा गर्मी, और ये पोर्शन सबसे गर्म पोर्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है, तो टेम्परेचर जो है वो मेज़र होता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। ये एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी होता है, और मरकरी जो है जब गर्माहट मिलती है उसे, तो वो क्या होता है,
एक्सपेंड मतलब फैलता है। अब ऐसे है तो उसका लेयर क्या हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। जब गर्मी होगा, कहीं हीट वाले पोर्शन पे आप लगाएंगे थर्मामीटर को, अगर ठंडा होगा तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन और कंट्रक्शन जो होता है मरकरी का, वो ही इंडिकेट करता है टेम्परेचर का। मीन्स आपको फीवर है, आप अपने बॉडी पे उसको लगाते हैं तो बॉडी हीट रहती है, तो उसके वजह से मरकरी का लेवल अप हो जाता है नॉर्मल लेवल से, तो पता चलता है कि आपको फीवर है और कितना है ये भी उसकी लेवलिंग के वजह से पता चल जाता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन सेल्सियस स्केल में हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बर्फ़ जमता है, और जब पानी, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे पानी बर्फ़ में कन्वर्ट, आइस में कन्वर्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब पानी एकदम आप देखते हैं कि बॉयल करने लगता है और उस पे से वेपर, ऊपर से भाप निकलने लगता है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है और 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा और 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। इसका एक कन्वर्जन भी होता है, ठीक है, टेम्परेचर्स का। नेक्स्ट है आपका, आप आगे जब पढ़ोगे आगे क्लासेस में तो कन्वर्जन भी आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है। अभी आपने 2 यूनिट पढ़े हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, एक केल्विन भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर द्वारा प्रेशर अर्थ पे लग रहा है, जो एयर द्वारा प्रेशर लगता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। जो हम एयर होती है, हमें ऐसा लगता है कि उसमें कोई भार नहीं है, कोई वेट नहीं है, लेकिन जो लेयर हमारे पास ऊपर होती है, एयर की जो लेयर हमारे लेयर के, अर्थ के लेयर के ऊपर पाई जाती हैं, एंड सिंस दीज लेयर हैव वेट, और इनमें क्या होता है, वेट होता है। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव के साथ अर्थ के सरफेस पे रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव ये अर्थ के सरफेस पे डालती हैं। जो एयर का वेट होता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जो एयर का वेट होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जो वेट होता है ड्राई एयर का, मतलब जो सूखी हवा होती है जिसमें बिल्कुल भाप, वाटर वेपर कंटेन नहीं किया रहता है, वो उसका वेट होता है 1.2 ओंस पर क्यूबिक फुट ऑफ एयर। 1.2 ओंस पर क्यूबिक फुट ऑफ एयर। ठीक है, एक क्यूबिक एरिया का जो एक क्यूबिक वॉल्यूम जो है उसका जो है ये वेट होता है 1.2 ओंस। एयर प्रेशर जो है वो हर जगह सेम नहीं होती है, ये समय समय के साथ और समय जगह जगह के अकॉर्डिंग, प्लेस टू प्लेस, मतलब जगह जगह के बदलने से और समय बदलने पे चेंज होती रहती है। जो प्रेशर में वेरिएशन होता है उसी के कारण हवा हमें दिखती, जो हवा जो तेज चलती है वो प्रेशर वेरिएशन के कारण ही होता है। जो दबाव में चेंजेस होते हैं उनके कारण होता है। ठीक है, जो ये प्रेशर पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो कैसे पता चलता है हमें, वो एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा पता चलता है जिससे हम इसको मेज़र कर सकते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, बैरोमीटर। क्या है, बैरोमीटर। इट इज़ मेजर्ड इन मिलीबार। ये किस में मेज़र किया जाता है, मिलीबार। जैसे टेम्परेचर सेल्सियस फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है, उसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलीबार में मेज़र किया जाता है। मीन्स उसका यूनिट होता है। जो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पे वो 1013 मिलीबार होता है। मतलब समुद्र वाले एरिया में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इतना 1013 मिलीबार का होता है। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो ये वातावरण दबाव पड़ रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, उसके कुछ कारक हैं जिससे इस पे असर पड़ता है। फर्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, मीन्स ये हाइट से मतलब कर रहा है कि एयर प्रेशर जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, सी लेवल पे होता है। इस और डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, मतलब जितना आप सी लेवल से ऊपर जाते जाओगे एयर प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा। इससे आप ये समझो सबसे नीचे सी लेवल पे सबसे अधिक एयर प्रेशर होगा, और जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे हाइट और ऊपर चढ़ते जाओगे एयर प्रेशर क्या होगा, कम होते जाएगा। एज वन गोज अप द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज। अगर आप
ऊपर जा रहे हो एक बार तो वहाँ पे आप देखोगे कि एयर का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, वो प्रेशर कम लगा पाती है। जब घनत्व ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा घने होंगे तब तो प्रेशर ज़्यादा वो लगा पाएंगे, और जब उनका घनत्व ही कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। सेकेंड है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर एक्सपेंड करती है, मतलब एयर भी क्या होगी, उससे टेम्परेचर की वजह से फैलेगी और इसके कारण प्रेशर कम लगेगा। और क्यों, क्योंकि उस समय एयर क्या हो जाएगी, हल्की हो जाती है तो प्रेशर कम लगता है। और जब आप एयर ठंडी होती है, ठीक है, ठंड के समय में जब टेम्परेचर कम होता है तो एयर ठंडी होती है तो घनत्व उसका बढ़ जाता है और उसमें वेट हो जाता है, जिसके वजह से वो प्रेशर ज़्यादा लगाती हैं। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा और घटने पे बढ़ेगा। थर्ड है वाटर वेपर। जब एयर में अधिक वाटर वेपर होगा तो वो भारी हो जाएगी एज कंपैरिजन टू उन वाटर एयर के जिसमें बहुत कम अमाउंट में वाटर वेपर होता है या होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो भारी हुआ तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉइस्ट एयर, जो नमी वाले हवा होती है, वो जो है लेस प्रेशर क्रिएट करती है देन ड्राई एयर, मतलब सूखी हवा से कंपैरिजन में वो कम प्रेशर डालती है। मॉइस्ट एयर एक्सर्ट लेस प्रेशर देन ड्राई एयर, मतलब कि जब वाटर वेपर होगा तो वो लाइटर हो जाएगी, हल्की हो जाती है एयर जब उसमें वाटर वेपर होता है, क्योंकि वो हवा होती है तो वो हल्की हो जाती है। और जिसमें बिल्कुल वाटर वेपर नहीं होगा या थोड़ा होगा वो उसके कंपैरिजन में भारी होती है। ठीक, इसलिए मॉइस्ट एयर जो है प्रेशर कम एक्सर्ट करती है। ठीक, तो ये आपका फैक्टर था। तो आज की क्लास में बस हम यही पढ़ेंगे। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप इसको एटलीस्ट 1 टाइम रीड कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम ये ओवर करेंगे। थैंक यू।